आज आप इसराइल में होते कॉन्फ्लिक्ट को देखें, सीरियन क्राइसिस को देखें, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच के रिलेशंस को देखें और मिडिल ईस्ट में चाइना के इंटरेस्ट को समझें, तो आपको एक ट्रांजिशन होता दिखेगा। अभी के लिए ट्रांजिशन स्लो है, पर फ्यूचर में इस ट्रांजिशन का बिहेवियर कैसा रहने वाला है, इस बात पे मिडिल ईस्ट का फ्यूचर डिपेंड करता है। पिछले कुछ सालों में जियोपॉलिटिक्स में कई सारे चेंजेस आए हैं। दो देशों के बीच के बनते बिगड़ते रिलेशन से लेके रीजनल और सिविल वॉर्स तक बहुत कुछ देखा है हमने। और आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि जो कंट्रीज़ वर्ल्ड को लीड कर रही हैं उनको कोई दूसरी कंट्रीज़ रिप्लेस करेंगी। डिप्लोमेटिक मोनोपोली डाइवर्स होती दिखेगी आपको। डेवलपिंग कंट्रीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने जा रही हैं इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का। आने वाले वक्त में इंडिया भी इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा बनेगा एंड इवन इंडिया इज़ अवेयर अबाउट इट। जनवरी में एनडीए लीडर्स की मीटिंग को एड्रेस करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये मेंशन किया कि पैंडेमिक के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होने जा रहा है और इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। पर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ कंट्रीज़ की ग्रोथ और स्टेटस के बारे में नहीं होगा, बल्कि दो कंट्रीज़ के बीच कन्वेंशनल रिलेशंस को बदलते देखेंगे आप। वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स पर प्री एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसेस बदलेंगे। कुछ सिविल वॉर्स होंगे तो कुछ कंट्रीज़ हो सकता है एक लार्ज स्केल वॉर की तरफ बढ़ें। कंक्लूसिव वर्ड्स में कहूँ तो इट्स टाइम फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। पूरी दुनिया के अंदर रीजन्स, रिलेशंस और स्ट्रैटेजीज बदल रही हैं, पर आज हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के बारे में। क्या कुछ चेंजेस हैं जो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में होंगे? कौन कौन से पोटेंशियल वॉर जोन्स हैं मिडिल ईस्ट में, इजराइल पैलेस्तीन के अलावा, और किस कंट्री का इन्फ्लुएंस रहने वाला है इस रीजन में? और अगर आगे चल के एक फुल स्केल वॉर होता है इस रीजन में, जिसकी आशंका आज के वक्त किसी भी टाइम से ज़्यादा है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ अपने अलायंस फॉर्म करेंगी और इस वॉर में सबसे बड़े राइवल्स कौन होंगे, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। सऊदी अरेबिया और ईरान दो ऐसे राइवल्स हैं मिडिल ईस्ट में जहां के कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलेशंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मिडिल ईस्टर्न स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज इंपॉर्टेंट पार्ट है मिडिल ईस्ट का। पर कई सालों से रीजनल डोमिनेंस के लिए स्ट्रगल करते आए हैं। कई सालों से इन्होंने अपनी राइवलरी को कंटिन्यू रखा है। जहाँ पे ईरान में शिया मुस्लिम्स का नंबर ज़्यादा है, वहीं पे सऊदी अरेबिया खुद को एक लीडिंग सुन्नी पावर की तरह देखता है एंड दे बोथ आर वेरी सीरियस अबाउट इट। लाइक 80 to 90% सऊदी अरेबियन पॉपुलेशन सुन्नी है। दोनों ही कंट्रीज सालों से प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व हैं। सीरियन क्राइसिस के थ्रू 2003 में यूएस लेड इन्वेजन में सद्दाम हुसैन को ओवरथ्रू कर दिया गया, जो कि ईरान का एक मेजर एडवर्सरी यानी विरोधी था। जिसके बाद से ईरान के अगेंस्ट जो काउंटर वेट था इराक के फॉर्म में, वो कम हो गया और इराक में शिया डोमिनेटेड गवर्नमेंट और ईरानियन इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता गया है। 2003 से अगर हम 2011 में आए तो मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी बढ़ने लग गई थी और ईरान और सऊदी अरेबिया ने पूरी तरह से इसको एक्सप्लॉइट किया अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, स्पेशली सीरिया, बहरीन और यमन में। और सीरिया को तो दोनों कंट्रीज़ ने मानो एक बैटल ग्राउंड की तरह कंसिडर किया है, जिसका मकसद सिर्फ दोनों कंट्रीज़ की पावर को रिप्रेजेंट करना है। पर अभी के लिए ईरान इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को लीड कर रहा है। जहां पे सीरिया में ईरान और रशिया सपोर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बशर अल असद को, तो सऊदी अरेबिया बैक कर रहा है वहां के रिबल ग्रुप्स को। और फिलहाल के लिए प्रेसिडेंट बशर अल असद की फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं रिबल ग्रुप्स के ऊपर। यमन की बात करें तो सऊदी ने ईरानियन इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए रिबल हौथी मूवमेंट के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करी, पर सालों से चल रही ये लड़ाई सऊदी के लिए काफ़ी महंगी साबित हुई। हालांकि ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि वो वेपनरी प्रोवाइड करा रहे हैं हौथीज को ईरान में, पर यूएन एक्सपर्ट्स के पैनल ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि सिग्निफिकेंट असिस्टेंस पहुंचाया गया है ईरान के द्वारा हौथीज को इन टर्म्स ऑफ वेपनरी एज वेल एज टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इन्होंने अपने राइवलरी को मल्टीपल डायमेंशंस में एक्सपैंड कर रखा है। अलाइज की बात करें तो सऊदी अरेबिया को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी ज़्यादा एम्पावर किया, पर जो बाइडन ने आते ही एकदम रिवर्स रवैया अपनाया सऊदी के लिए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की ही बात करें तो जो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं गल्फ में, वो सपोर्ट करती हैं सऊदी को, जैसे कि यूएई, बहरीन, इजिप्ट एंड जॉर्डन। ईरानियन सपोर्ट की बात करें तो इराक की शिया डोमिनेटेड गवर्नमेंट एक क्लोज एलाई है ईरान की। इसके अलावा सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद भी सपोर्ट करते हैं ईरान को। तो अभी के लिए सऊदी और ईरान का डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ है, पर इन्होंने अपने आप को वैरायटी ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स में इंक्लूड करके रखा है। और आज जो स्थिति है इजराइल के अंदर, हो सकता है कि ये दोनों कंट्रीज़ एक बार फिर से इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती दिखें इस कॉन्फ्लिक्ट में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दोनों ही कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं। ईरान स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान और अफगान के बिना हम सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा सकते। वहीं बात करें सऊदी की तो उसकी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिकल और डायस्पोरिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है इंडिया के लिए।
भले ही ऑयल को लेकर रिसेंट टाइम्स में इंडिया और सऊदी के बीच डिफरेंसेस आए हैं, पर आज भी सऊदी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की ऑयल डिमांड को पूरा करने में। इसके अलावा बहुत सारे इंडियंस जाते हैं सऊदी काम करने के लिए। उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए भी इंडिया सऊदी अरेबियन रिलेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। मिडिल ईस्ट में अगर दो वेल एस्टैब्लिश्ड देश हैं जिनकी इकॉनमी अच्छा कर रही है, डिप्लोमेटिक स्टेटस अच्छा है, वो शायद डायरेक्ट वॉर में कभी ना जाएं। इंस्टेड दे ऑप्ट फॉर प्रॉक्सी वॉर, स्पेशली सीरिया में। सीरिया आज के वक्त एक क्राइसिस से गुजर रहा है। 10 साल पहले प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ हुआ एक पीसफुल प्रोटेस्ट फुल स्केल वॉर में बदल गया और आज दिन तक चल रहा है। 3,80,000 लोग मारे गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक। 2011 में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले कई सारे सीरियन सिटीजन्स कंप्लेन कर रहे थे हाई अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में अंडर प्रेसिडेंट बशर अल असद, जिन्होंने अपने फादर हाफिज को सक्सीड किया था 2000 में उनकी डेथ के बाद। इसी सब को लेकर मार्च 2011 में सीरिया की साउदर्न सिटी डेरा में कुछ प्रोटेस्ट होने चालू हुए अगेंस्ट द सीरियन डेमोक्रेसी। और ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे आसपास की कंट्रीज से, जहाँ पे रिप्रेसिव रूलर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी। पर इसके रिस्पॉन्स में सीरियन गवर्नमेंट ने डेडली फोर्स यूज़ की अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ, जिसके बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने लगे और प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन की डिमांड उठने लगी और धीरे धीरे ये अनरेस्ट बढ़ता गया। ऑपोजिशन सपोर्टर्स ने हथियार उठाने चालू कर दिए, पहले अपने आप को बचाने के लिए, फिर अपने एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेस से बचाने के लिए, और फिर वायलेंस लगातार बढ़ता गया। उसके बाद प्रोटेस्ट ने नेशन वाइड सिविल वॉर का रूप ले लिया और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ सीरिया तक लिमिटेड नहीं रहा। वॉर जैसे जैसे बढ़ा, बाकी कंट्रीज ने भी साइड लेनी चालू कर दी, वेपन्स, ट्रूप्स और पैसे भेजने चालू कर दिए। कई सारे रिबल ग्रुप्स ने जन्म लिया सीरिया के अंदर और ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई जब एक्सट्रीमिस्ट जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हो गई इस वॉर में अपने प्रोपेगेंडा के लिए, जैसे कि इस्लामिक स्टेट एंड अल कायदा, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक थ्रेट फैला बिकॉज सबको कहीं ना कहीं आइडिया लग चुका था कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो रशिया और ईरान गवर्नमेंट के की सपोर्टर्स रहे हैं, जबकि टर्की, वेस्टर्न पावर्स और गल्फ अरब स्टेट्स ने अपोजिशन को बैक किया है अलग अलग लेवल्स पे। रशिया, जिसके ऑलरेडी मिलिट्री बेसिस थे वॉर के स्टार्ट होने के पहले, 2015 में एक एयर कैंपेन करता है सीरियन प्रेसिडेंट के फेवर में, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था वॉर को गवर्नमेंट के फेवर में मोड़ने में। रशियन मिलिट्री का कहना है कि वो सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट करती है, पर कई सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का कहना है कि रशियन मिलिट्री रेगुलरली मेन स्ट्रीम रिबल ग्रुप्स के लोगों और सिविलियंस को मारती है। ईरान के लिए सीरिया में माना जाता है कि ईरान ने हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे हैं प्रेसिडेंट को हेल्प करने में। इसके अलावा ईरान ने थाउजेंड्स ऑफ शिया मिलिटेंट्स को भी ट्रेन किया है। यूएस, यूके और फ्रांस की बात करें तो इनिशियली इन्होंने रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट किया था विथ मनी एंड वेपनरी, पर जैसे जैसे जिहादिस्ट ग्रुप्स का रोल बढ़ने लगा सीरिया में अपोजिशन के तौर पे, कंट्रीज ने अपने सपोर्ट को लिमिट और मॉनिटर करना चालू कर दिया। आज के वक्त इन कंट्रीज ने नॉन लीथल असिस्टेंस को प्रायोरिटाइज किया है। यूएस एक ग्लोबल कोएलिशन को भी लीड करता है सीरिया में। 2014 में इस कोएलिशन ने एयर स्ट्राइक्स भी लॉन्च करी थी सीरिया में और स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया था, जो हेल्प कर रही थी कुर्दिश और अरब मिलिटेंट्स के एक अलायंस को जिसका नाम है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। टर्की की बात करें तो वो एक बड़ा सपोर्टर है अपोजिशन का, पर उनका मेन फोकस कुर्दिश वाईपीजी मिलिटेंट्स को रोकना है रिबल गुटों का यूज करके, क्योंकि वो एक्यूज करते हैं कि ये कुर्दिश वाईपीजी मिलिशियाज टर्की में बैंड कुर्दिश रिबल ग्रुप का ही एक एक्सटेंशन है। सऊदी अरेबिया, जो कि ईरानियन इन्फ्लुएंस का एक बड़ा काउंटर है, उसने भी रिबल ग्रुप्स को हथियार और पैसों से मदद करी है। इजराइल की बात करें तो इजराइल का सीरिया को लेकर एक मेन गोल है और वो है हिजबुल्लाह और अदर शिया मिलिशियाज के लिए ईरानियन सप्लाईज को डिसरप्ट करना, और वो कॉन्टिन्यूसली उनको टारगेट करके ईरान के प्रेजेंस को सीरिया में कम करना चाहता है। इवन लास्ट 3 सालों में इजराइल ने डजन्स ऑफ एरियल अटैक किए हैं सीरिया में। जवाब में सीरिया ने भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स छोड़ी हैं। 2018 में सीरिया ने एक इजरायली वॉर प्लेन को भी शॉट डाउन किया था। लास्ट मंथ एक एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल छोड़ी गई सीरियन आर्मी के द्वारा, जो इजराइल के सीक्रेटिव न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास लैंड हुई, जिसके जवाब में इजराइल ने कई सारे बॉम्ब्स गिराए सीरिया के ऊपर। तो हम कह सकते हैं देयर आर कॉन्स्टेंट टेंशंस बिटवीन टू कंट्रीज, पर इजराइल की सीरिया में मेन प्रॉब्लम ईरानियन इन्फ्लुएंस है। पर समझने वाली बात यह है कि सीरियन गवर्नमेंट के लिए ईरानियन हेल्प एक लाइफलाइन की जैसी थी। जहां सिविल वॉर के दौरान रशिया एयर पावर प्रोवाइड करा रहा था, वहीं ईरान ने ग्राउंड सप्लाईज और ट्रूप्स दिए। तो सीरियन प्रेसिडेंट असद ने इजरायली अटैक्स के बावजूद अपनी कंट्री में ईरानियन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इवन जो सीरियन और ईरानियन आर्मी ने इजरायली अटैक्स को रिस्पॉन्स किया है, उससे सीरिया एक नया फ्रंट बन चुका है वेस्ट एशिया में इजराइल और ईरान के लिए जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में।
दोस्तों ये थी सऊदी ईरान राइवलरी और सीरियन क्राइसिस की कहानी। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि वॉर किसी भी कंट्रीज के बीच में हो, इवन एक प्रॉक्सी वॉर में कंट्रीज लगातार अपने राइवल्स का इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश करती रहती हैं किसी तीसरी कंट्री में, पर इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ के आम लोगों का। सीरिया के लोगों ने शायद पिछले 10 सालों में दुनिया का सबसे लीथल टाइम देखा है। डेथ्स की बात करें तो द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स SOHR, जो कि एक UK बेस्ड मॉनिटरिंग ग्रुप है, उनके अकॉर्डिंग दिसंबर 2020 तक 3,87,118 पीपल की डेथ हो चुकी थी, जिसमें वो लोग इंक्लूडेड नहीं हैं जो मिसिंग हैं। इनमें से 88,000 वो लोग हैं जिनको माना जाता है कि वो टॉर्चर के दौरान मारे गए गवर्नमेंट रन प्रिजन्स में। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग अभी तक 12,000 बच्चे मारे गए हैं या वाउंडेड हुए हैं सीरियन वॉर में। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के हिसाब से सीरिया की 55% पॉपुलेशन ने अपना घर खो दिया है। वॉर के पहले सीरियन पॉपुलेशन थी 22 मिलियन, जिसमें से 12.3 मिलियन पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो गई है। इनमें से 5.6 मिलियन है रेफ्यूजीज और 6.7 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। जनवरी 2020 तक 13.4 मिलियन सीरियन लोगों को किसी फॉर्म की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत थी। UN के अकॉर्डिंग 12 मिलियन सीरियंस हर दिन इनफ फूड के लिए स्ट्रगल करते हैं और 500,000 बच्चे क्रोनिकली मैलनरिश्ड हैं। गाज़ा और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में भी कई सारे ऐसे लोग हैं गाज़ा में जो नहीं चाहते हैं ये लड़ाई हो, जो नहीं चाहते कि हमास रॉकेट दागे इजराइल के ऊपर। पर जब शायद इस लड़ाई का अंत होगा तब सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले ये आम लोग ही होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।